आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं फ़िज़िक्स के पेपर के बारे में, जिसको लेके बहुत बहुत कन्फ्यूजन है बच्चों को। तो एक बात तो बड़ी क्लियर है कि फ़िज़िक्स का पेपर कोई इजी तो आने वाला बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा लोग कह रहे हैं। और ऐसे पिछले सालों के प्रेडिक्शंस भी हैं जो ये कहते हैं कि फ़िज़िक्स का पेपर बहुत डिफ़िकल्ट आने वाला है। तो कुछ मेरी भी कुछ सोर्सेज़ हैं, कुछ उनसे भी कुछ इन्फॉर्मेशन जो मुझे पता चली है, वो ये है कि बच्चों फ़िज़िक्स का पेपर जो है बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड होने वाला है। ठीक है, कल भी मेरी एक टीचर से मेरी बात हुई, उन्होंने भी यही बताया कि फ़िज़िक्स के क्वेश्चन पेपर के अंदर जो मेनली जो कंपोनेंट्स हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा हैं। डेरिवेशन बेस्ड मतलब ऑब्वियसली बात है, कोई पूरा पेपर तो कैसे पता चल सकता है, बट कुछ प्रिडिक्शंस होते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब क्वेश्चन पेपर बनता है तो उसकी कुछ गाइडलाइंस होती हैं, तो टीचर्स को वो गाइडलाइंस मिलती हैं कि किस तरह का पेपर आपको सेट करना है। तो और वैसे भी सीबीएसई की खुद की भी ये स्ट्रैटेजी रही है शुरू से कि कम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पे फोकस करना है। तो अभी लास्ट मोमेंट में हम कितना फोकस करें डेरिवेशंस के ऊपर। तो डेरिवेशंस तो हमें करनी है, ठीक है, डेरिवेशन हमें अच्छे से करनी आनी चाहिए, बट हम पूरी तरह से डेरिवेशंस के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, और ना हमने कभी मतलब करना भी नहीं चाहिए। फिजिक्स के पेपर में डेरिवेशंस के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए पूरी तरह से। आप सोचो कि हम ओनली डेरिवेशंस करेंगे एंड हम बहुत अच्छा स्कोर कर जाएंगे, हो ही नहीं सकता। 12 मार्क्स 15 मार्क्स तक मैक्सिमम डेरिवेशंस खिंचती हैं जो पास्ट ईयर के एक्सपीरियंसेस है। वैसे भी लास्ट ईयर के पेपर में भी ऐसा ही कुछ था, शायद से 14-15 मार्क्स की ही डेरिवेशंस थी। तो 70 मार्क्स में से 14-15 मार्क्स तो आपके यही लेस हो गए। अब रिमेनिंग बच जाता है थ्योरी वाला कंपोनेंट और एप्लीकेशन बेस्ड न्यूमेरिकल्स जिनकी बात हम कर रहे हैं। तो हमें इन पे ज़्यादा फोकस करना है। अब मेन वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि हम कैसे कैप्चर करें, क्योंकि इतना सारा मटेरियल है। अब यूट्यूब पे कुछ भी खोलो, अब इतना कुछ मिल जाता है। लेकिन अब पॉइंट यहाँ पर ये है कि मेरा जो सजेशन है फॉर द रेस्ट ऑफ द डेज, जो 2 to 3 डेज़ जो हमारे पास बचे हैं, मेरा ही सजेशन है कि आपको NCERT को करना है पहले तो। क्यों करना है? क्योंकि सीबीएसई का मेन जो कंपोनेंट है, जो सीबीएसई का मेन कंपोनेंट है वो NCERT बेस है। कोई भी पेपर जब बनेगा तो सीबीएसई सबसे पहले देखो, एसएल नरोड़ा बहुत अच्छी बुक है, लेकिन सीबीएसई एसएल, मैं बार बार बोलता हूँ, सीबीएसई एसएल नरोड़ा से पेपर क्यों बनाएगी? वो क्यों एक प्राइवेट बुक को प्रमोट क्यों सीबीएसई एक प्राइवेट बुक को प्रमोट करेगी? तो इसीलिए कभी भी आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि सीबीएसई ने अपना पेपर एसएल अरोड़ा से बनाया हो, एग्जाम आइडिया से बनाया हो, कहीं से भी पेपर नहीं बनता। और अगर आप में पेपर के बाद में अगर आपको लगता है नहीं सर देखो एग्जाम आइडिया से क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप फिर उसके नीचे देखिए, वो सीबीएसई की ही लाइब्रेरी का क्वेश्चन है। तो मेरी बात कंप्लीट तब होती है जब आप ये पूरी सुनते हैं दैट NCERT पे फोकस करना है, एग्जाम्पल्स भी करने हैं, बैक क्वेश्चंस भी करने हैं, सारे NCERT के अंदर जितने भी ग्राफ्स हैं वो सारे करने हैं। प्लस सीबीएसई की अपनी लाइब्रेरी है, सीबीएसई के अपने कुछ क्वेश्चंस हैं, वो हमें करने हैं। और वो कहाँ से हम करेंगे? उसके लिए आपके पास एक ही तरीका है, आप कोई 10 ईयर आप एग्जाम आइडिया सब यूज़ तो कर सकते हैं, बट जो 10 ईयर वाले क्वेश्चंस हैं हमें से वो मेन देखने हैं कि 10 से 15 ईयर्स में क्या किसी भी चैप्टर में से कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, वो हमें फोकस करने हैं। और वो भी एप्लीकेशन बेस्ड वाले, डेरिवेशंस वाले तो नॉर्मल हैं, वो सब अब तो तैयारी एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोग कर चुके होंगे। तो फोकस करना है NCERT के बैक क्वेश्चंस पे, एग्जाम्पल्स पे, और सीबीएसई के लास्ट 10-8 पेपर्स जो एप्लीकेशन बेस्ड है। यही एक तरीका है पेपर को इम्प्रूव करने का। थैंक यू।